गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज में लेके आए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेरे चेहरे पे मुस्कान इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है अर्जुन ने इतना गोविंद से कुछ नहीं मांगा होगा जितना मेरे लास्ट वीडियोस में आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी की मांग की। तो इस बार एग्जाम से ठीक पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पे चर्चा करेंगे। ओके, स्टार्ट किया जाए। तो हमारे सिलेबस में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है? जैसे मान लो सन से लाइट आई और यहां पर मैंने कोई मेरा कंपाउंड रख दिया, कोई भी पदार्थ रखा। अब लाइट इसमें से होके बाहर निकली। आपने लाइट से पूछा कि सुनो, तुम्हारी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति या ऊर्जा में कोई परिवर्तन हुआ है? अगर वो कहे हाँ, मेरी वेवलेंथ में कि मेरी फ्रीक्वेंसी में कि मेरी एनर्जी में कोई चेंज हुआ है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल ने उस लाइट से इंटरेक्शन किया है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लेन देन हुआ है। बस इसी का अध्ययन हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अगर लाइट का अवशोषण हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुई है, प्रकाश का अवशोषण हुआ है, तो हम इसको अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो दो स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेटा, यूवी और आईआर, दोनों ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जाम्पल है। हम शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड इन H2S। ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड, ये क्वेश्चन एपी में भी है, ये क्वेश्चन ग्रेड 1 में भी है और ये क्वेश्चन ग्रेड 2 में भी है। तो मैं एक बार सिखा देता हूं आपको। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या? एक तो पता होनी चाहिए बेटा हमें नंबर ऑफ एटम्स, इसमें जो भी कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे यहां H2S दिया हुआ है, जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसमें परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स, पहला। दूसरा, हमें पता होना चाहिए ज्योमेट्री, कि वो कंपाउंड की ज्यामिति कैसी है। फिर से सुनो, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकालते हैं। और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए बेटा हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक, उस मॉलिक्यूल में, किस मॉलिक्यूल में? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, परमाणुओं की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। फर्स्ट। सेकंड, कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड मेरे क्वेश्चन में दिया है वो कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी है। ज्योमेट्री का मतलब दो ही चीजें, या तो वो लीनियर होगा, लीनियर का मतलब है कि वो रेखीय है या नहीं है, और या फिर वो नॉन लीनियर होगा। बस ये कैसे पता पड़ेंगे? संकरण से, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो वो कैसा हो गया? लीनियर। और अगर इसके अलावा बाकी सारे कैसे हो गए? नॉन लीनियर। समझ पा रहे मेरी बात? तो अब जैसे H2S देखा, तो H2S में जैसे संकरण निकालना हमें आता है, हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीजन वाली फैमिली में सल्फर, तो बाहर कितने हो गए? 6। मान लो 2 4 6, मैंने ये 2 H जोड़ दिए ऐसे। तो जब अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ना, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक, कैसे निकलते हैं? ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं, सिग्मा बंधु की संख्या, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। तो देखो सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा 2, लोन पेयर कितना? ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। पेयर का मतलब है दो इलेक्ट्रॉनों को मिला के एक, तो ये दो इलेक्ट्रॉन मिला के एक पेयर, ये दो इलेक्ट्रॉन मिला के एक पेयर, तो ये 2 + 2 4 हो गया। क्या? अगर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का नंबर टोटल 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3, 3 और 1 4, sp3। sp3 का मतलब कैसा हो गया? नॉन लीनियर। तो सबसे पहले तो आपको कंपाउंड को पहचानना है कि वो कंपाउंड लीनियर है या नॉन लीनियर है। अब देखो, अगर कंपाउंड लीनियर होता तो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड हम निकालते 3n-5 से। लेकिन अगर ये नॉन लीनियर है तो हम निकालेंगे 3n-6 से। और n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ एटम्स। व्हाट इज n? नंबर ऑफ एटम्स, की उस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। जैसे यहां देखिए H2S में बेटा कितने हो गए? 3। तो n की वैल्यू कितनी कर दी मैंने यहां? n = 3। क्लियर? और अब मैंने यहां हाइब्रिडाइजेशन से देखा कि इसका संकरण sp3 है। sp3 का मतलब नॉन लीनियर हो गया,
तो नॉन लीनियर का मतलब 3n-6 वाला फॉर्मूला लगा दो। तो 3 इंटू n का मान था 3, 3 - 6, 9 - 6 का मतलब आ गया 3। तो क्या मैं सेकंड ऑप्शन को टिक कर दूं? आई होप क्लियर है, आपके समझ में आ रहा है, इजी है। दो चीजें पता करते हैं जब भी आपको फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालने हैं। पहला, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। दूसरा, उस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है। अगर वो लीनियर है तो 3n-6 करेंगे, अगर वो नॉन लीनियर है, सॉरी लीनियर है तो 3n-5 करेंगे, और नॉन लीनियर है तो 3n-6 करेंगे। n क्या है? परमाणुओं की संख्या। आई थिंक आपकी क्लियर है। हम आगे चलें, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है जी, अधोलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में कौन सी नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या कहलाती है बेटा? एनएमआर, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी लाइट यूज होती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी। लाइट की रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला जो पार्ट होता है वो यूज होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। क्लियर है? तो जो एमआरआई होती है ना, इसका अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एमआरआई। जैसे कई बार देखते हैं हम कि एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने कहा एमआरआई कराओ, तो एमआरआई के अंदर जो यूज होता है वो क्या होता है? एनएमआर टेक्निक। और वो किस पे बेस्ड है? वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि एनएमआर और एमआरआई दोनों ही रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आधारित है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, हम्म, अब ये क्वेश्चन जो है ये वुडवर्ड फीजर नियम पर आधारित प्रश्न है। ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में है, जिसमें आप लैम्डा मैक्स का मान निकालते हो। तो लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं वुडवर्ड फीजर रूल से, अमूमन हर अल्टरनेट ईयर पर इसका क्वेश्चन है। तो यूवी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। मैं आपको सिखाता हूं, देखो क्या रहता है, इसको थोड़ा सा लिबरेट करके दिखाता हूं। ये कुछ इस तरह से है, 1, 2, 3, 4 रिंग, यहां कोई आर ग्रुप, यहां कुछ और है, यहां ऐसे है, ऐसे है, फिर एक छोड़ के यहां, और ये मैंने बड़ा करके दिखा दिया। और ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। वुडवर्ड फीजर रूल, इसमें सारे डबल बॉन्ड हैं, तो ये अपन किसके लिए निकाल रहे हैं? पॉलीइन के लिए। पॉली का मतलब बहुत सारे, इन का मतलब है डबल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड हो उनको हम पॉलीइन कहते हैं, और उसमें हम वुडवर्ड फीजर रूल से लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, यहां देख, सबसे पहले आपको पूरे कंपाउंड में क्या ढूंढना है? अल्टरनेट पोजीशन पे दो डबल बॉन्ड दिए हुए हैं। जैसे ये मैंने कहा अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक, तो आपने कहा भाई ये रहा आपका। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले अल्टरनेट पोजीशन वाले यानी कॉन्जुगेटेड पोजीशन वाले आपको दो डबल बॉन्ड ढूंढने हैं। इनके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 217 नैनोमीटर। ये पेरेंटल वैल्यू है, पैतृक मान है। पेरेंटल, पेरेंटल किसको बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कितने होने चाहिए? दो। कॉन्जुगेशन का मतलब है अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक। देखो, डबल, एक सिंगल छोड़ दिया फिर एक डबल, तो ये दोनों डबल बॉन्ड एक छोड़कर हैं, इसलिए मैंने क्या कॉन्जुगेटेड। तो जब भी किसी कंपाउंड में ये दो डबल बॉन्ड मुझे दिख गए, सबसे पहले मैंने 217 नैनोमीटर लिख दिया है, ये याद रखना। आगे चलो, अब जितने भी डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा मिले, जैसे कॉन्जुगेशन में, वापस इस डबल बॉन्ड से देखो, एक छोड़ा एक मिल गया, फिर एक छोड़ा एक मिल गया। जितनी बार भी डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा मिलेंगे हर बार 30 नैनोमीटर जोड़ोगे। तो इन दो के अलावा कितने मिल रहे हैं? फिर से सुनो, इन दो को नहीं काउंट करना है, दो के लिए तो 217 लिख दिए, अब इन दो को तो छुपा लो। अब बताओ इनके अलावा और कितने डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? दो और मिल रहे हैं, और वो क्या कॉन्जुगेशन में है? हाँ, तो हर किसी के लिए मैंने जोड़ा 30, दूसरे के लिए भी 30। आई होप मेरे वर्ड्स आप तक पहुंच रहे हैं। शांत चित्त होकर सीखो। सबसे पहले किसी भी कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेटेड पोजीशन में दो डबल बॉन्ड देखो। कॉन्जुगेशन का मतलब है जी कि वहां अल्टरनेट एक छोड़कर एक दो डबल बॉन्ड आपस में रहे होंगे। मेरी आवाज आई थिंक आप तक पहुंच रही है। दिन भर से लंबा पढ़ाना हो जाता है कि एग्जाम आने वाले हैं, फिर भी मैंने कोशिश की कि
देर ना हो जाए, आपको रात को ही सही पर स्पेक्ट्रोस्कोपी आज कराऊंगा। तो आई थिंक कि आप मेरी आवाज को एडजस्ट करेंगे, हाँ बेटा। तो देखो, दो डबल बॉन्ड को अपन ने 217 नैनोमीटर लिख लिया, एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा मिला 30, दूसरा डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा मिला 30। तो हमको हर बार 30 जोड़ देने जितने डबल बॉन्ड हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। चलो आगे, जितने डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हैं वहां तक आप एक सर्किल बना लो, जैसे मैंने यहां से चलाया। अगर ये नहीं होते तो मैं सर्किल को, मान लो ये नहीं होते, तो मैं सर्किल को क्या कर देता बेटा, यहीं पर ही कंप्लीट कर देता। समझ पा रहे हो? लेकिन अब क्योंकि ये है आगे, ये मेरे को दिख गई कि इसमें डबल बॉन्ड है आगे, तो मैं वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। देखो, मैं इसको यहां से ये और ऐसे लेके जाऊंगा, ये मैंने ले लिया, इसको अपना वीआईपी सर्किल बोल दो। ठीक है, जितने डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है उन सब के चारों ओर एक सर्किल बनाना है, ये अपना वीआईपी सर्किल हो गया। ठीक, अब इस वीआईपी सर्किल से कितने बॉन्ड या कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, चाहे वो वलय का भाग हो तो इसको कहते हैं रिंग रेसिड्यू। जैसे इस वलय का, ये क्रॉस लगा रहा हूं मैं, एक और एक दो, आइडेंटिफिकेशन, निशानी यही है। पर क्रॉस का मतलब पहचान है, बस ये समझिएगा। जैसे इस वलय का ये दो क्रॉस वाले भाग अपने वीआईपी रूट से जुड़ रहे, इस वलय का ये वाला भाग इस वीआईपी रूट से जुड़ रहा है, इस वीआईपी रूट से ये वाला बॉन्ड भी जुड़ रहा है, इस वीआईपी रूट से ये वाला बॉन्ड भी जुड़ रहा है। तो चाहे रिंग का भाग जुड़ा हो, रिंग रेजिड्यू जिसको कहते हैं, जैसे ये रिंग रेजिड्यू है, या फिर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा होता। अब देखो, ये कोई अल्काइल ग्रुप है, पर क्या ये आपके इस वीआईपी रूट से जुड़ रहे हैं क्या बेटा? नहीं ना, इस वीआईपी रूट से तो ये जुड़ रहा है, ये तो इसके आगे के आगे जुड़ रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? ये समझ लो कि ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं या माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, तो इनका रूट पहले से तय होता है बेटा कि ये कहां जाएंगे। अब मान लीजिए ये रूट के बियॉन्ड अगर कोई है तो प्रधानमंत्री इनसे नहीं मिलेंगे। जैसे प्रधानमंत्री अभी मेलबर्न गए तो ये बस इन्हीं से मिलेंगे। अगर कोई और कोशिश करे कि साहब हमें भी काउंट करो, तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा का मामला रहता है। आई थिंक आई एम ओके। तो यहां देखो, इस रिंग रेजिड्यू या वलय का भाग जो भी जुड़ रहा है, हर किसी के लिए 5 नैनोमीटर जुड़ेंगे। रिंग रेजिड्यू या एल्काइल ग्रुप सबके लिए कितना जोड़ेंगे? 5 नैनोमीटर। कौन सा रिंग रेजिड्यू, कौन सा एल्काइल ग्रुप? जो आपके वीआईपी रूट से जुड़ रहा। तो जितने क्रॉस लगाए हैं वो पहचान आसानी हो जाती है, 1 2 3 4 5। तो क्या मैं 5 इंटू 5 25 जोड़ दूं क्या? हर एल्काइल ग्रुप या हर रिंग रेजिड्यू के लिए कितने जोड़ेंगे बेटा? 5। तो मैंने 1 2 3 4 5 के लिए कितने जोड़ दिए? 25। चलो आगे, अब आ जाओ। अगर कहीं एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड हो, जैसे इस रिंग में दो डबल बॉन्ड है, या इस रिंग को देखो, इसमें दो डबल बॉन्ड है कंजुगेटेड पोजीशन पे, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं होमोएन्युलर सिस्टम। और होमोएन्युलर सिस्टम के लिए आप अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं, इसी में ही 36 नैनोमीटर अलग से जोड़ दो। होमो एन्युलर, ये किसके लिए जोड़े? रिंग रेजिड्यू। ये किसके लिए जोड़े? डबल बॉन्ड एक्सटेंशन। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन का मतलब दो के अलावा और कितने डबल बॉन्ड मिले। ये इंपॉर्टेंट बात है, जितने डबल बॉन्ड मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे मैं उतनी बार 30-30 जोड़ूंगा। लेकिन 36 पूरे सिस्टम में सिर्फ एक बार जुड़ता है होमोएन्युलर सिस्टम के लिए, भले ही कितनी ही रिंग में दो दो डबल बॉन्ड हो। जैसे यहां पर दो रिंग में डबल बॉन्ड है, तो मैं दो बार 36-36 नहीं जोड़ूंगा बेटा। पूरा सिस्टम होमोएन्युलर कब कहलाएगा? जब एक भी रिंग में या एक से ज्यादा भी किसी रिंग में क्या हो? दो डबल बॉन्ड हो कॉन्जुगेशन पोजीशन पे। तो ये दोनों कॉन्जुगेटेड है, चाहे इसके जोड़ लो चाहे इसके जोड़ लो, मैंने जोड़ दिए 36। आई थिंक मेरे वर्ड्स पहुंच रहे हैं आप तक। अब एक आता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब होता है रिंग के कोने से बाहर की ओर निकला हुआ डबल बॉन्ड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिंग के कोने से, जैसे मैं एक रिंग बना रहा हूं, कोई मैंने रिंग बनाई, रिंग के इस वाले के 6 कोने, 1 2 3 4 5 6, इस कोने से बाहर की ओर, जैसे देखो ये बाहर निकल रहा है, तो मैं कहूंगा ये एक्सोसाइक्लिक है, एक्सोसाइक्लिक है, एक्सोसाइक्लिक है, एक्सोसाइक्लिक है। लेकिन अगर मैंने ये कहा ये, तो आप कहोगे नहीं 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 सर, रिंग के कोने से अंदर जा रहे हैं, तो ये बाहर नहीं आ रहा है, इसको एक्सोसाइक्लिक नहीं काउंट करूंगा। पकड़ी बात बेटा? तो जरा देखना, इस रिंग के लिए
क्या ये एक्सोसाइक्लिक हो गया है क्या? रिंग के कोने से बाहर की ओर निकलता हुआ डबल बॉन्ड। तो हर एक्सोसाइक्लिक पे 5 जोड़ देंगे, तो हम इसमें 5 और जोड़ देंगे। इस वाले को चेक करो, क्या ये रिंग के कोने से बाहर है? नहीं। क्या ये रिंग के कोने से बाहर है? नहीं, अंदर ही अंदर है। क्या ये रिंग के कोने से बाहर है? नहीं। इस वाली रिंग के लिए भी ये बाहर नहीं हुआ, यूं होता तो बाहर हो जाता, यूं होता तो बाहर हो जाता। रिंग के कोने से बाहर की ओर निकला हुआ डबल बॉन्ड उसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक। तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले पेरेंटल की 217। पेरेंटल का मतलब दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। फिर जितने डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा मिले कॉन्जुगेशन में उतनी बार 30 जोड़ते जाओ। तो मुझे 2 एक्स्ट्रा मिल गए, 30 30 जोड़ दिया। जहां तक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है वहां तक अपना वीआईपी रूट बना लो, और इससे कितने भी एल्काइल ग्रुप या कोई वलय का भाग जुड़ रहा हो हर किसी के लिए 5 नैनोमीटर जोड़ दो। तो हमने 5 बार जुड़ रहे हैं इसलिए 25 जोड़ दिया। ठीक। उसके बाद होमोन्यूलर सिस्टम देखो, एक ही वलय में दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन पोजीशन पे हो तो उनको हम होमोन्यूलर कहते हैं। तो यहां पर हमने होमोन्यूलर के लिए 36 जोड़ दिया। और फिर एक्सोसाइक्लिक सबसे लास्ट में देखेंगे, वलय के कोने से बाहर की ओर निकला हुआ डबल बॉन्ड। तो एक इस वलय के लिए ये वाला डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है इस कोने से, तो 5 नैनोमीटर एक्सोसाइक्लिक के जोड़ दिए। अब टोटल कर लो, कुछ रह गया तो दोबारा चेक कर लेंगे। देखो जरा, 5 और 5 10, 7 और 6 13, 13 और 10 हो गए 23। ये 3 आया, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गए। यहां से देखो, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 1 12 और 2 14, 14 का 4, हाँ ये गया 1, 2 और 1 3, 343 नैनोमीटर। तो क्या मैं, नैनोमीटर मिली माइक्रोन यूनिट एक भी है, तो मैं सेकंड ऑप्शन को टिक लगा। वुडवर्ड फीजर रूल से निकालते हैं बेटा हम लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन। और जो वुडवर्ड फीजर रूल कहता है कि साहब आप इसके अंदर पेरेंटल देखो, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन देखो, रिंग रेजिड्यू या अल्काइल ग्रुप देखो, होमोन्यूलर सिस्टम देखो, एक्सोसाइक्लिक देखो। आई थिंक आपके क्लियर हुआ होगा, तो हम सेकंड ऑप्शन को टिक लगा लेते हैं। आगे चलें। देखो, नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9 मीटर, एम आई राइट? और यहां मिली माइक्रोन भी क्या होता है? माइक्रोन होता है 10 की पावर -6, मिली होता है 10 की पावर -3, तो टोटल हो गया 10 की पावर -9। यानी यूनिट चाहे नैनोमीटर दे चाहे मिली माइक्रोन दे, एक ही बात। चलो आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्जॉर्बेंस ऑफ 1 × 10⁻⁴m सॉल्यूशन, यानी ये विलियन की क्या दे रखी है बेटा? सांद्रता। कोई फर्क नहीं कि वो सांद्रता आपको इसने मोलारिटी में दी है, मोलारिटी में दी है, सांद्रता दे रखी है। हमको आरबीएससी सेकंड ग्रेड में इससे ही मतलब है। और ये क्या रखा है? ये सांद्रता दे रखी है, एब्जॉर्बेंस दे रखी है 2। एब्जॉर्बेंस को ए से शो करते हैं, A = 2 इन ए सेल ऑफ 2 सेंटीमीटर पाथ लेंथ, एल पथ की लंबाई ये दे रखी है 2। तो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट एप्सिलॉन कहते हैं इसको, ये पूछा है। इंपॉर्टेंट बात सुनना, कोई भी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, कोई भी, वो लैम्बर्ट बियर नियम पर आधारित होती है। कौन सा नियम होता है बेटा? लैम्बर्ट बियर लॉ। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, एक लैम्बर्ट थे एक बियर थे, दोनों को मिला के लैम्बर्ट बियर लॉ होता है। वो क्या कहता है कि किसी समांगी अवशोषक माध्यम में से, मान लो कोई ये आपका होमोजीनस एब्जॉर्बिंग मीडियम है, आप कोई लाइट पास करते हैं, तो ये कहता है कि साहब ये जो तय की गई दूरी है, मान लो मैंने यहां तक इतनी सी ले ली dx दूरी, इस दूरी को, इस दूरी में जब मैं इसको समांगी अवशोषक माध्यम से इस लाइट को गुजारूंगा, तो दूरी के साथ साथ इस लाइट की इंटेंसिटी में जो कमी आएगी वो दो बातों पर निर्भर करती है, इस विलयन की सांद्रता कितनी है और दूसरा कितनी दूरी तक ये लाइट गई है। दोबारा से सुनो, किसी होमोजीनस एब्जॉर्बिंग मीडियम में से, होमोजीनस का मतलब है समांगी, समांगी अवशोषक माध्यम में से यदि मैं एक वर्णी प्रकाश की लाइट को गुजारूं, एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसकी लैम्डा फिक्स होती है, लैम्डा में कोई चेंज नहीं है, वेवलेंथ चेंज नहीं है, तो उस समांगी अवशोषक माध्यम या विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरण की तीव्रता में आई कमी
दो बातों पर निर्भर करती है, उस विलयन की सांद्रता कितनी है और उसने कितनी दूरी उस विलयन में उस लाइट ने तय करी है। यानी हम इसको जब मैथमेटिकल लिखते हैं ना बेटा, तो लिखूंगा माइनस डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई इंटू सी। समझाता हूं मतलब, तय की गई दूरी के साथ dx, हमने कोई दूरी मान ली, टोटल हम n मान लेते हैं, मान लो n दूरी उसने तय करी है। अभी एक छोटे से पे बात कर रहे हो तो मैंने dx ले लिया। तय की गई दूरी के साथ तीव्रता में, आई तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता में कमी, दो बातों पे, माइनस का मतलब कमी, किसके समानुपाती है? एक तो प्रकाश की तीव्रता कितनी थी उस पर, और दूसरा उस विलयन की सांद्रता कितनी है इस पर। ठीक है, दो बातों पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता कितनी थी और विलयन की सांद्रता कितनी थी। फिर हम क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा लेते हैं, डी आई अपॉन डी एक्स। तो बायोलॉजी वाले बच्चे विशेष ध्यान देंगे, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है बेटा, तो एक नियतांक आता है या स्थिरांक आता है, के आई सी। आई को नीचे ले आओ, तो हमने यहां लिखा माइनस डी आई अपॉन आई इज इक्वल्स टू के डी एक्स सी। फिर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल सिखा रहा हूं आपको। एक लास्ट फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेट करने के बाद लॉग आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल्स टू ई सी एल और इज इक्वल्स टू ए। ये है लैम्बर्ट बियर नियम का गणितीय रूप। इसमें ई क्या है? अच्छा, आई नोट तो क्या है पहले बताओ, प्रकाश की प्रारंभिक तीव्रता कितनी थी। आई क्या है? गुजरने के बाद, इस विलयन से गुजरने के बाद तीव्रता कितनी रही। ई क्या है? मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, जो उसने यहां पूछ लिया, मोलर अवशोषण गुणांक। सी सांद्रता है, और एल विलयन में तय की गई दूरी, ए अब्जॉर्बेंस है। तो यहां पर मुझे इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला होता है ई इंटू सी इंटू एल। तो ये एप्सिलॉन जो है, ये क्या है बेटा? मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। अब क्वेश्चन में देखो, आपसे एप्सिलॉन पूछ रखा है, तो एप्सिलॉन कैसे निकालेंगे? ए अपॉन सी इंटू एल। एक क्वेश्चन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है जी 2, तो मैंने लिखा 2। सांद्रता कितनी दे रखी है जी? 10 की पावर माइनस 4। 1 को मेंशन करो मत करो, 10 की पावर माइनस 4। लेंथ कितनी दे रखी है जी? 2, तो मैंने लिख दिया 2। तो ये 2 से 2 उड़ा दो, तो 10 की पावर माइनस 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 4, 1 इंटू 10 की पावर 4। तो क्या मैं सेकेंड ऑप्शन को टिक लगा दूं? दोबारा सुनो, कोई भी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी लैम्बर्ट बियर नियम पर आधारित है। लैम्बर्ट बियर नियम का गणितीय रूप, फाइनल ये याद रखना है। ये जो मैंने डिराइव किया, ये आपको कुछ याद नहीं रखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, जो अभी आपको नहीं समझना है। अभी तो अपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये याद रखना है। मैंने केवल डिराइव किया कि बायोलॉजी वाला बच्चा डरे नहीं। तो लॉग आई नॉट अपॉन आई, इसका प्रश्न अभी तक कभी नहीं पूछा है। यही है एब्जॉर्बेंस, जिसका फॉर्मूला है ई सी एल। ई का मतलब एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल। एप्सिलॉन क्या है? मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। सी क्या है बेटा? सांद्रता, कंसंट्रेशन। एल क्या है? कितनी लेंथ उसने ट्रेवल करी है। तो यहां पर हमने देखा कि एप्सिलॉन, सॉरी, एब्जॉर्बेंस दे रखी है, कंसंट्रेशन, लेंथ दे रखी है, सिंपल सी वैल्यू रखी, और बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल 10 की पावर 4। क्या मैं आगे चलूं? आगे आ जाइए। इथाइल अल्कोहल के आईआर स्पेक्ट्रम में कौन सी पीक नहीं मिलती है? डज नॉट है, नहीं। ऐसे क्वेश्चन को बहुत सावधानी से देखना है बेटा। हम फ्लो में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें डज नॉट नहीं दिखता, हमें लगता है कौन सी शिखर प्राप्त होता है, और जल्दबाजी में क्वेश्चन गलती होता है। तो मैं बार बार कहता हूं, एग्जाम में पेशेंस रखना। आरपीएससी का एग्जाम इंटेलिजेंसी का एग्जाम है ही नहीं, ये सिर्फ पेशेंस का एग्जाम है। तसल्ली रखो। अगर कहीं आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में 3 या 4 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, टेक ए पॉज, गहरी लंबी सांस लो, पानी पियो, वापस लौट के इस लोक में आओगे, और उसके बाद अगले क्वेश्चन से वापस दिमाग करना शुरू करेगा। शुरू करें। तो इथाइल अल्कोहल देखो, ये हमने खोल के लिखा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ठीक है, हमने इसको खोल के लिख दिया। तो यहां पर देखो 2924 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये तो CH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होती है। एक आइडिया दे देता हूं आपको, अगर सिंगल बॉन्ड CH की है तो याद रखना बेटा ये कि ये लगभग जाएगा आपके 2800 से 2900 के आसपास सेंटीमीटर इनवर्स में चल रहा है। वेव नंबर की बात कर रहे हैं हम, है ना। अगर ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता तो ये जाता 3000 से 3100। अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता तो ये जाता 3100 से 3200 के आसपास। ये एक जनरल रेंज है, एक आइडिया बता रहा हूं आपको कि ये आपको मोटा मोटा याद रखना है। और लगभग 3200 3300 से लेकर
और 3700 तक ये चलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, चाहे OH चाहे NH। तो यहां देखो, अगर 3300 आ रहा है तो ये OH बॉन्ड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से नॉर्मल आता है 3500 के आसपास। लेकिन अगर कहीं ये OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो बहुत सारे इथेन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, तो इसलिए कहा थोड़ा कम हो जाता है, कितना 3300। तो ये आ गया 3300। CH की मैंने लगा ली लगभग 2924, एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, 2900 के आसपास। 1050 कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है ये 1000 के आसपास चलता है, 1150। तो ये 1050 इसकी आ गई। लेकिन 1730 कहीं पर भी नहीं है, तो 1730 इसका आंसर है। इथाइल अल्कोहल में बाकी सब मिलेगा, 1730 नहीं मिलेगी। एक मोटा मोटा सा रफली आइडिया पकड़ो, 1680 से लेकर 1850, और रफ पकड़ो 1650 से 1850, बहुत आसान हो जाएगा। 1650 से लेके 1850 तक अगर कोई पीक है तो समझ लो कार्बोनिल ग्रुप की है। और 1730 तो कार्बोनिल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, इनकी बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक पीक है, तो ये अल्कोहल में नहीं है, इसलिए हमने 1730 को आंसर लगा दिया। आगे चले, आगे आ जाइए। क्रोमोफोर शोइंग बोथ पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। देखो ये यूवी का क्वेश्चन है बेटा, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ट्रांजिशन होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार, उनकी एनर्जी भी लिख देता हूं मैं। फिर होता है एन से सिग्मा स्टार, फिर पाई से पाई स्टार, और फिर एन से पाई स्टार। ये भी क्वेश्चन आरपीएससी का है, भी आगे देख लेंगे हम इसको, कि एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया। तो यहां देखो ये पूछ रहा है कि आप इनमें से वो ग्रुप बताओ, वो क्रोमोफोर छांटो। क्रोमोफोर का मतलब क्या होता है? ऐसे ग्रुप जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल। कैसे पहचानेंगे? अभी मैं आगे चर्चा करूंगा कैसे पहचानेंगे, जिसमें अनसेचुरेशन हो, वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको क्रोमोफोर बोलते हैं। जिसमें पाई से पाई स्टार भी और एन से पाई स्टार दोनों तरह की ट्रांजिशन होनी चाहिए। बहुत शांतित होकर सुनो बेटा, पाई से पाई स्टार के लिए या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए उसमें। पाई बॉन्ड होगा तभी तो पाई का ट्रांजिशन होगा, चाहे वो डबल बॉन्ड में हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड में हो, दोनों में पाई बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। दूसरा कह रहा है एन से पाई स्टार, एन का मतलब है लोन पेयर भी होने चाहिए, यानी जो आपको कंपाउंड दिया है उसमें दो चीजें ढूंढो, पाई बॉन्ड भी लोन पेयर भी। पहले देखो नाइट्राइल, नाइट्राइल का मतलब है C ट्रिपल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन पर ऑर्गेनिक में हमने सीखा था लोन पेयर होता तो है, दिखाई नहीं देता, तो लोन पेयर भी है, डबल ये ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो पाई बॉन्ड भी हो गया, लोन पेयर भी हो गया, तो इसमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो जाएगा और इसमें एन से पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो जाएगा। तो मैंने कहा नाइट्राइल तो सही है। क्लियर? आगे चलो। इथाइलिन, इथीन का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें पाई बॉन्ड तो है लेकिन कार्बन पे या हाइड्रोजन पे लोन पेयर नहीं होते, तो एन से पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं हो सकता, तो मैंने मना कर दिया। एसिटिलीन, इथाइन को ही एसिटिलीन कहते हैं, पाई बॉन्ड तो है लेकिन लोन पेयर नहीं है, इसलिए मैं इसको टिक नहीं करूंगा। कॉन्जुगेटेड डाइन, संयुग्म डाइन, जैसे C डबल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड तो है, कॉन्जुगेशन में है, लेकिन लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब एन से पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं हो सकता, इसको भी कैंसिल कर देंगे। तो मुझे इसने पूछा है कि दोनों तरह के ट्रांजिशन होने चाहिए, पाई से पाई स्टार भी, एन से पाई स्टार भी, तो करेक्ट आंसर क्या लगाऊंगा बेटा मैं? नाइट्राइल। चलो आगे, आगे आते। अच्छा वापस देखो, लैम्डा मैक्स का क्वेश्चन आया। आई थिंक अब आप खुद कर पाने की स्थिति में रहेंगे इसको वुडवर्ड फ्रीजर नियम से। चलो बताते जाओ। सबसे पहले क्या देखूं? सबसे पहले मैं इसमें एक्सोसाइक्लिक देखता हूं। नहीं 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 नहीं, सर ने कहा था सबसे पहले आपको कॉन्जुगेशन में दो डबल बॉन्ड ढूंढने हैं। याद आया बेटा? बस ऐसे ही सीखते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट बना जाता है। कैसे बनते हैं? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सिर झुकाओ काम करो, सिर झुकाओ काम करो, सिर झुकाओ काम करो, अपने आप आएगा। सिंगल मंत्र है ये सफलता का, है ना? मैंने भी इसी आधार पर सफलता ली थी और आपको भी ठाकुर जी इसी आधार पर सफलता दिलाएंगे। कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, तसल्ली से शांति होकर समझो, दोबारा से पढ़ो, तिबारा पढ़ो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। तो मुझे कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड ढूंढने, संयुग्मन में दो डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड, एक सिंगल छोड़ा एक डबल, मिल गया कॉन्जुगेशन में, तो मैं इसकी सर्किल बनाऊंगा। दूसरा था जब तक कॉन्जुगेशन में और डबल बॉन्ड मिले उनको भी काउंट करना, सबकी सर्किल बनाना, तो हम पूरी सर्किल बनाते हैं। यहां से
ये गए साहब ये। तो दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में थे तो मैंने 217 नैनोमीटर लिखा, जैसे पिछले एग्जांपल में लिखा था पेरेंटल। दो डबल बॉन्ड के अलावा कितना मिला, एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन में, तो 30 नैनोमीटर इसके लिख दिया। ये पेरेंटल है, ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड जो भी है। क्या एक ही वलय में दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो ये होमोइन्युलर सिस्टम हो गया 36 नैनोमीटर जैसे पहले जोड़ा था, होमोइन्युलर सिस्टम। अब अपना जो ये वीआईपी रूट है, वीआईपी रूट कहां तक बनाया, जहां तक कॉन्जुगेशन में आपको डबल बॉन्ड मिल रहे हैं। इस वीआईपी रूट से कितने रिंग के या एल्काइल ग्रुप के भाग जुड़ रहे हैं, जैसे देखो इससे एक तो ये जुड़ रहा है, इससे एक ये जुड़ रहा है, इससे एक ये जुड़ रहा है, इससे एक ये जुड़ रहा है, ये किसी से नहीं जुड़ रहा, ये नहीं जुड़ रहा, ये हमें इनसे कोई मतलब नहीं। हर क्रॉस के लिए यानी हर एल्काइल ग्रुप या रिंग रेसिड्यू के लिए कितना जोड़ना है बेटा, 5। तो 1 2 3 4, 5 इंटू 4 कितना कर दो, 20 नैनोमीटर रिंग रेसिड्यू या एल्काइल ग्रुप। क्लियर है, आगे आ जाओ। क्या इस वलय के लिए वलय के कोने से बाहर की ओर निकला हुआ है ना, आई थिंक कि आपको जहां भी गड़बड़ हो रही है वो एक्सोसाइक्लिक में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोबारा से देखो, वलय के कोने से, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, वलय के कोने से बाहर की ओर निकला हुआ। तो अगर मैं इस रिंग को पकड़ूं, इस वलय के लिए ये कोना आ गया, इस कोने से बाहर निकल रहा है डबल बॉन्ड। हाँ, तो इस वलय के कोने से बाहर की ओर निकला हुआ डबल बॉन्ड 5। इस वलय को देखो, इस वलय के कोने से बाहर की ओर निकला हुआ डबल बॉन्ड निकल रहा है क्या, बिल्कुल निकल रहा है। तो 5 और 5 10, एक्सोसाइक्लिक। जोड़ दें, जोड़िए, 7 और 6 13। 313 नैनोमीटर, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। एक बार अगर आपके समझ में आ गया ना वुडवर्ड फिजर, तो फिर बहुत आसान है, फिर ये लड्डू क्वेश्चन है, रैपर हटाओ खाओ। चलो आगे, आगे चलो वापस। वुडवर्ड फिजर रूल का क्वेश्चन है, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार क्वेश्चन आसान लगेगा। चलो सबसे पहले क्या मैं इसको वीआईपी रूट बना लूं, नहीं, तो इसको बना लेता हूं, नहीं, फिर एक डबल बॉन्ड को ले लूं, नहीं। क्या सिखाया है, सबसे पहले दो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को मिलाकर आप पेरेंटल लिखो, वही अपना वीआईपी रूट है। तो मैंने यहां से ये लिखा ऐसे, तो लिखा जी 217 नैनोमीटर पेरेंटल। क्लियर। अब यहां से कोई एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो 30 नहीं जोड़ने, लेकिन एक ही रिंग में ये दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो 36 जोड़ दूंगा जी। ये 36 नैनोमीटर किसका जोड़ो, होमोएन्युलर का। क्लियर। अब यहां देखो इस वीआईपी रूट से 1 2 3, इसके अलावा कुछ नहीं, तो हर किसी के लिए 5 जोड़ना था, तो 5 इंटू 3 15 नैनोमीटर। ये किसका आ गया, रिंग रेसिड्यू। इस वलय को देखो, इस वलय के कोने से बाहर की ओर निकला हुआ डबल बॉन्ड दिख गया क्या, वलय के कोने से बाहर की ओर, क्या ये एक्सोसाइक्लिक हो गया, तो एक्सोसाइक्लिक के कितने जोड़ देने, 5, तो ये हुआ 5 नैनोमीटर। टोटल कर दो, 273 मिली माइक्रोन या नैनोमीटर। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक कर पा रहे हैं आप वुडवर्ड फिजर रूल के, है ना, बहुत आसान है, घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लो, एक दो बार अभी प्रैक्टिस करोगे आज ही क्लियर हो जाएगा। चलो बेटा आगे, आगे आ जाओ। विभिन्न संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा का सही क्रम है, ये भी अपन ने देखा था, पहले सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे आ जाइए। फिर वापस वुडवर्ड फिजर रूल, ये वही है जो भी अपन ने किया था, आई थिंक ये आप कर लेंगे, यही का ये क्वेश्चन हमने वहां डिस्कस किया है। ये ऐसा आप वीआईपी रूट बनाओगे, अभी के अभी अपन ने जो किया वो ये किया सेम, जिसमें 313 नैनोमीटर अपन ने निकाला था, कर पाएंगे आप। आगे आ जाइए, देखो फिर अगला क्वेश्चन आया, क्या जल में नंबर ऑफ फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन वाटर, है ना। तो अब यहां पर अपन को क्या बात करनी है, कि जो अपन ने H2S के लिए निकाला था, वाटर के लिए निकालो, क्या वाटर एक लीनियर या नॉन लीनियर कौन सा मॉलिक्यूल है, ये है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें संकरण क्या होता है, sp3, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 3n - 6, जैसे अपन ने फर्स्ट में लगाया था ना,
तो 3n-6, n कितना है नंबर ऑफ एटम? 3 × 3 - 6, तो कितना हो गया? 3। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन लगाता हूँ। क्लियर है? अभी मान लो ये क्वेश्चन CO2 पे देता, तो CO2 कैसा है बेटा? sp संकरण, तो वो कैसा हो गया? लीनियर। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाता? 3n-5, तो 3 × n का मतलब नंबर ऑफ एटम्स 2 और 1 3, तो ये कितना हो गया? 3 × 3 - 5, तो 9 - 5 होता, तो 4 आंसर आता। आई थिंक ये क्लियर हो रहा है चीज आपके? लीनियर देखो, नॉन लीनियर देखो, नंबर ऑफ एटम्स देखो, फॉर्मूला लगा। चलो आगे आओ भाई। आईआर स्पेक्ट्रा में 1715 पर एक शिखर प्राप्त होती है, मैंने आपको सिखाया था। 1650 से लेकर 1850 के बीच में अगर कोई भी शिखर मिल रहा है, कार्बोनिल जरूर है। कार्बोनिल की ही कैरेक्टरिस्टिक पीक होती है। क्या इसमें कार्बोनिल का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड हो, समझते हो ना कार्बोनिल को बेटा? तो क्या इसमें है? नहीं, तो इसको हम क्रॉस करें। क्या इसमें है? नहीं। ये दो बचे, या तो वो कीटोन होगा या वो एल्डिहाइड होगा। तो 1710 से 1715 के आसपास कीटोन में मिलती है, क्योंकि एल्डिहाइड रहता है 1720 1725 पे। मेरा पॉइंट पहुंच रहा है आप तक? तो अगर 1710 1715 सेंटीमीटर के आसपास है तो कीटोन ही है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन को टिक लगा देना। चलो आगे, आगे आ जाइए। हाँ, द बैथोक्रोमिक शिफ्ट इन एन एब्जॉर्प्शन बैंड अकर्स ड्यू टू है। तो देखो, यूवी स्पेक्ट्रो में हम क्या करते हैं बेटा? एब्जॉर्बेंस और लैम्डा के बीच में ग्राफ खींचते हैं। प्रकाश का जो एब्जॉर्बेंस है वो, और उसमें तरंग दैर्ध्य कितने पर मैक्सिमम हुआ, और ऐसा सा कोई ग्राफ आता है, ऐसा सा ब्रॉड वीक आती है, जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हुआ ना। देखो, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस वो जिस लैम्डा पे होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा लैम्डा मैक्स। ये दूरी, ये लैम्डा मैक्स कहलाती है, जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हुआ। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे कैसे इधर खिसका दूं, तो अभी तक तो लैम्डा मैक्स यहां थी। मान लो ग्राफ को इधर खिसका दिए यहां, तो लैम्डा मैक्स बढ़ के यहां से यहां हो गई। इस तरह की शिफ्ट को कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक, इसी को भी क्या बोलता है? रेड शिफ्ट। इसमें क्या बढ़ा? लैम्डा मैक्स बढ़ गया। अभी लैम्डा मैक्स यहां तक थी, अगर मैं इसको यहां ले गया, यानी लैम्डा मैक्स यहां से लेके यहां तक बढ़ गई, तो ये हो गया बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अगर ये इधर जाता तो मैं इसको बोलता हिप्सोक्रोमिक, या इसी को बोलता ब्लू शिफ्ट। इसमें लैम्डा मैक्स कम हो जाता है। अगर ये ऊपर जाता तो बोलता हाइपरक्रोमिक, या नीचे आता तो बोलता हाइपोक्रोमिक। इसमें इंटेंसिटी बढ़ती है, इसमें इंटेंसिटी घटती है। दोबारा से देखो, टोटल 4 टाइप के शिफ्ट होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगर लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि हुई है तो उसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहता हूं या रेड शिफ्ट कहता हूं। तो इसने पूछा बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ लैम्डा मैक्स बढ़ती है, इंक्रीज इन द वेवलेंथ। अगर ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट पूछता तो इसी को ब्लू शिफ्ट कहता हूं, मैं लिखता डिक्रीज इन द वेवलेंथ। अगर ये मुझसे हाइपरक्रोमिक पूछता तो मैं लिखता इंक्रीज इन इंटेंसिटी। अगर हाइपोक्रोमिक पूछता लिखता डिक्रीज इन इंटेंसिटी। आई थिंक चारों आपको शिफ्ट क्लियर है। आगे चले हम, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सेम वही क्वेश्चन है जो अपन ने वुडवर्ड फिजर का किया था, सेम डिट्टो दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसी क्वेश्चन का रिपीट है ये। 343 इसका करेक्ट आंसर है। एब्जॉर्प्शन बैंड इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर सी डबल बॉन्ड ओ। देखो कार्बोनिल, आप पैटर्न देखो, बार बार कार्बोनिल पर बात करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 1720 देखते लगा दो। 1650 से 1850 के बीच की सबसे इंपॉर्टेंट पीक है कार्बोनिल की, 1700 वाली सारी कार्बोनिल की है। चलो आगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने पिछली बार भी कराया था। चलो फिर से देखते हैं इसको, है ना। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्राथमिक एमाइड RCuNH2 3400 से 3500 के बीच में दो अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है। ठीक है, RCuNH2 कुछ करता है। E2O5 से रिएक्शन कराने पर, तो ये RCuNH2 का मतलब है बेटा, इसको बोलते हैं एमाइड ग्रुप। CuNH2 होता है ना, इसको बोलते हैं एमाइड ग्रुप, CONH। इसके आपने P2O5 से रिएक्शन कराई, इसके बारे में पता होना चाहिए क्या है। यह है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, निर्जलीकारक। इसका मतलब क्या है? इसका एक ही काम है,
ये पानी लेके भागेगा। इसको जहां पानी दिखा, पानी उठाया और रखना, पूछेगा नहीं। सिर्फ एक ही काम है, क्या करेगा? पानी उठाएगा। तो अगर इस अमाइड में से पानी निकाल दो, ये H2O गया, तो क्या बच गया बेटा? RC और N, यानी कि नाइट्राइल बच गया। पानी बाहर निकाल दिया आपने, पानी को तो ये काम ही इसका, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी बाहर निकालता है। तो साइनाइड की कैरेक्टरिस्टिक पीक कितने पे आती है? 2250 पे। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसने केवल आईआर नहीं पूछा, इसमें आपसे ऑर्गेनिक की एक रिएक्शन भी पूछ ली। अगर आपको नहीं पता कि ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है ये क्या काम करता है, तो फिर हम इस क्वेश्चन पे हाथ नहीं लगा सकते। तो सुनो, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड या एल्यूमिना या P2O5, इन सब का सिर्फ एक काम है, क्या? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी बाहर निकालेंगे। तो अगर एमाइड में से पानी बाहर निकल गया तो साइनाइड बच गया, नाइट्राइल जिसको बोलते हैं यूपीएससी में। साइनाइड या नाइट्राइल की कैरेक्टरिस्टिक पीक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है 2250 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो 2256 वाला क्लोजेस्ट आंसर है। आई थिंक पहुंच रही हैं आप तक मेरे वर्ड्स? डरना नहीं है। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी में थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए होता है बेटा, क्योंकि हमने 11वीं 12वीं में स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी नहीं, इसलिए हमें लगता है कि ये भारी है। भारी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि मैं इससे बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं हूं। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग है, या केमिकल इक्विलिब्रियम है, या ऑर्गेनिक में कोई हाइड्रोकार्बन है, ये सब हमने 11 12 में भी पढ़े थे। तो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत करके हम सीख लेंगे। इनको हमने एनकाउंटर ही हमारा इनके साथ सीधा काम हुआ ग्रेजुएशन में, तभी हमने थोड़ा पढ़ा, तभी यूनिट में छोड़ दिया। तो यहां पर हम जो सीख रहे हैं वो बेसिक से सीख रहे हैं, कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे आप तक ये कंसेप्ट पहुंचे। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हर पर्टिकुलर ग्रुप की एक पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन होता है पर्टिकुलर वेव नंबर पे। तो ये हमको याद रखना है कि साइनाइड 2250 के आसपास करता है, तो 2256 इसका करेक्ट आंसर है। चलूंगा आगे? आगे आ जल्दी। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में अंगुली छाप क्षेत्र, देखो सुनने में ऐसा लगता है इसको फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं। अंगुली छाप आप इंग्लिश में याद रखना, हाँ, फिंगर प्रिंट रीजन। देखो, जैसे हर इंसान की पहचान उसके हाथों की अंगुलियों से हो सकती है, फिंगरप्रिंट से हो जाती है। अपन कहते हैं ना वो अपने फिंगरप्रिंट छोड़ गया था तो पुलिस ने उसको ऐसे पकड़ लिया। फिंगरप्रिंट से किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी तरह से किसी भी मॉलिक्यूल के अगर आईआर स्पेक्ट्रम में मेरे को डाटा है, उसकी वेव नंबर है, तो फिंगरप्रिंट रीजन से मैं उसकी पहचान कर सकता हूं कि वो कौन सा कंपाउंड है। तो ये भी मॉलिक्यूल की पहचान में काम में आता है। इसमें दो बातें याद रखनी है। 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे का क्षेत्र कहलाता है फिंगरप्रिंट रीजन, पहला। दूसरा, इसमें मेनली बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं। वाइब्रेशन जो अपन देखते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेचिंग, टनन, और एक होता है बेंडिंग, बंकर। तो फिंगरप्रिंट रीजन में मेनली जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? बेंडिंग। तो अगला क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। और यहां देखो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे का क्षेत्र फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। 1500 से नीचे को भी अपन बांट देते हैं। पहला, अगर वो 1300 से 1500 है, या फिर वो 900 से 1300 है, या फिर वो 900 से भी नीचे का क्षेत्र है, या तो 1500 से नीचे का एक ही ऑप्शन होगा जो इसमें नहीं है। इसमें तो सारे 1500 से नीचे के हैं, एक इसको हटा दो। तो फिर मैं क्या करूंगा? इनमें से देखूं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है, 1500 से नीचे का एक से ज्यादा ऑप्शन आते ही 900 से 1300 के बीच का जो ऑप्शन है वो लगा दो। सभी फंक्शनल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर इसी रेंज में कवर होता है बेंडिंग वाइब्रेशन के। तो हम 900 से 1300 के बीच में फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसको क्लियर कर देंगे। समझ में आ रहा है? आगे चलो, आगे आ जाओ जी। इन कंपाउंड को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव नंबर जमाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ है, ऐसे कैसे कॉपी से आया हुआ क्वेश्चन है ये? कैसे? देखो, रिंग जितनी छोटी होगी ना, ऐसे लिखते हैं अपन, रिंग साइज डिक्रीज होगी। कंसेप्ट बना रहा हूं आपका। तो समझो रिंग में स्ट्रेन बढ़ गया। स्ट्रेन का मतलब तनाव उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि ये सारी रिंग खुल के बड़ी होना चाहती हैं। जितनी छोटी रिंग होगी तनाव उतना ज्यादा हो गया। आसपास वालों में एस कैरेक्टर बढ़ जाता है।
आपको ये ध्यान नहीं रखना एस्केलेटर क्या होता है। आप समझो आसपास वालों में एस्केलेटर बढ़ गया तो इसके कारण से क्या हो जाता है कि उसका वेव नंबर भी बढ़ जाता है। कंसेप्ट सिर्फ इतना सा पकड़ो, जितनी छोटी रिंग उतना ज्यादा वेव नंबर। आई रिपीट, जितनी छोटी रिंग उतना ज्यादा वेव नंबर। 3, 4, 5, 6, तो ऑप्शन क्या आना चाहिए? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन। सबसे ज्यादा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। पहुंच गए आप तक? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? आगे आ जाइए। हो गए अपने क्वेश्चन? तो आई थिंक कि आपकी जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग थी कि सर स्पेक्ट्रोस्कोपी करा दो, तो आज आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं कि आपके समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि सरल भाषा में आप तक बात पहुंचाऊं। एग्जाम बिल्कुल सर पे है, नजदीक है, पैनिक नहीं होना है, शांत चित्त होकर जो अभी तक पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है बेटा, दोहराना है। इस समय कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो अभी तक अपन ने साल भर पढ़ा ना उस मेहनत पर पानी नहीं फेरना है। तो हमें क्या करना है कि जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको बार बार दोहराओ, छोटे छोटे से अपने कंसेप्ट बनाओ और शांत चित्त होकर ठाकुर जी को याद करके समर्पित कर दो कि अब मेरी लाज रखना। तो मैंने फिर कहा, सब कुछ रखते हैं, आपकी मेहनत नहीं रखते, सूद समेत वापस देते हैं। इस बार आरपीएससी में आपका चयन निश्चित है। अच्छे से मेहनत कीजिए, ठाकुर जी आपकी उस युद्ध में आपकी पार लगाएंगे। गॉड ब्लेस यू बेटा, तो खुश रहिए।